केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज पहली खबर ऐसी मिर्ची की होगी जो पड़ोसी पाकिस्तान को बहुत तेजी से लगी है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। सभी सनातनियों ने आस्था और उल्लास के साथ इसे मनाया, लेकिन धर्म ध्वज देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के पेट में मरोड़ होने लगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बाबरी मस्जिद का नाम घसीटा। वही घिसा पिटा इस्लामोफोबिया का राग अलापा और हमारी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान और आवाम दोनों कान खोलकर सुन लें। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भीड़ की सनक से नहीं बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से हुआ है। हमारा देश संविधान से चलता है और पाकिस्तान संविधान और कानून शब्द से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि वहां कानून का मतलब सिर्फ फौज की लाठी है। लोकतंत्र और न्याय की परिभाषा उन्हें समझ ही नहीं आती है। कभी कश्मीर, कभी इस्लाम खतरे में है और अब ध्वजारोहण। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो देश अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने में खुद नाकाम रहा है, आज वही भारत को सेक्युलरिज्म पर लेक्चर दे रहा है। पाकिस्तान के इस फेल पैतरे पर पूरी जानकारी भी देंगे, पूरी पड़ताल भी करेंगे। दूसरी खबर भी पाकिस्तान से ही है, जहां की अदियाला जेल से निकल रही खबर ने वहां की सियासत को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से 3 हफ्तों से उनका परिवार मिल नहीं पाया है। उनकी बहनें रात भर जेल के बाहर धरने पर बैठी रहीं, लेकिन प्रशासन ने मुलाकात की इजाजत तक नहीं दी है। नतीजा यह हुआ है कि पीटीआई समर्थक सड़कों पर उतर आए, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और रावलपिंडी से लेकर लाहौर, पेशावर तक विरोध की आग फैल गई है। क्या इमरान खान को परिवार से मिलने से रोकना, उनकी सेहत की जानकारी तक छुपाना, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है? क्या शाहबाज और मुनीर मिलकर इमरान खान के खिलाफ कुछ अनहोनी प्लानिंग कर रहे हैं? बताएंगे आपको। तीसरी खबर दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी उस चौंकाने वाली कड़ी की, जहां मुख्य आरोपी डॉक्टर आदिल की डिलीट की गई चैट ने पूरा खेल खोल कर रख दिया है। ब्लास्ट से पहले लगातार आदिल एडवांस पैसे की मांग कर रहा था और फिर इन चैट्स को डिलीट कर दिया गया था। आखिर आदिल किस वजह से पैसों के लिए इतनी बेचैनी दिखा रहा था? एनआईए अब इसी एंगल पर जांच को तेज कर चुकी है। इधर इस मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। शोएब पर आरोप है कि उसी ने आतंकी उमर को पनाह दी, कार दी और रास्ते बताए। यानी दिल्ली को दहलाने की साजिश में शोएब का पूरा हाथ है। पूरा अपडेट दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा भी आपको बताएंगे। बात बिहार में बदलने वाले राबड़ी आवास की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करने वाले पाकिस्तान के अयोध्या फोबिया की। प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां शहबाज शरीफ को अयोध्या फोबिया हो गया है। और यही वजह है कि इस्लामाबाद में भी अब शहबाज शरीफ राम राम जी करते हुए सबूतों के साथ देखे गए। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। कल भगवान श्री राम के मंदिर में, ये देख रहे हैं आप, धर्म ध्वजा फहराई गई है। तो अयोध्या से 1376 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक इस धर्म ध्वजा का असर देखा गया है। पूरा शहबाज खानदान सदमे में है। तो वहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद आसिम मुनीर कोई रिएक्ट करने की स्थिति में ही नहीं रह गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सांप सूंघ गया इनको। और देखिए, यही वजह है कि अब शहबाज के हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ के सिम्टम्स देखकर आपको क्या लगता है? तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ भारत में सनातन का धर्म ध्वज फहराया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मेंटल बैलेंस का क्या हाल रहा होगा, ये तस्वीरें उसका उदाहरण है। ऐसी हालत होगी। देखिए कैसे सिटपिटाए से, बेतरतीब से दिख रहे हैं। यही हाल है उनके, क्योंकि धर्म ध्वज फहरा दिया गया है और इससे शहबाज परेशान हो गए। हैरान परेशान शहबाज की कुछ ऐसी तस्वीर होगी जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं।
बेचैनी देख रहे हैं आप, ऐसी ही बेचैनी होगी। और चलिए अब आपको वो लेटर दिखाते हैं जो शहबाज शरीफ की टीम की तरफ से जारी किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि भारत में राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज फहराया जाना इस्लामोफोबिया के संकेत है और इस धर्म ध्वजा से अब भारत के मुसलमान खतरे में। लेटर देखिए आप, इस लेटर के जरिए पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि वो भारत के मुसलमानों का हितैषी है। इस चिट्ठी के जरिए पाकिस्तान यूएन में भी रोना धोना करने की तैयारी कर रहा है। आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं और इसमें सिर्फ दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा है। तो चलिए चिट्ठी में क्या है, पूरी खबर आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल के साथ बता देते हैं। पाकिस्तान ने दरअसल भारत पर बढ़ते इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया। उस चिट्ठी में राम मंदिर और झंडा फहराने को धार्मिक बेअदबी बता दिया है। अदालती फैसला अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, भेदभावपूर्ण है, यह कहा है पाकिस्तान ने। और मुस्लिमों की विरासत पर निशाना बनाने का आरोप भी लगाया गया है। कई ऐतिहासिक मस्जिदें तोड़फोड़ या विध्वंस के खतरे में है। पाकिस्तान ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ गए हैं। पाकिस्तान इसका भी जिक्र कर रहा है। यूएन से इस्लामी विरासत और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की अपील पाकिस्तान कर रहा है अपनी इस चिट्ठी के जरिए और सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व निभाने को कह रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने यह बयान जारी किया है चिट्ठी के रूप में, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें भारत के लिए कही गई हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वज देखकर बेहोशी की हालत में पहुंच चुका है, तो ऐसे में पाकिस्तान को दर्द देने वाली एक और तस्वीर दिखा देते हैं। अब आपके सामने चलिए तस्वीर रखते हैं। राजस्थान के मेवाड़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर का दान पात्र अब खोल दिया गया है और उसमें 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा मिला है अब तक। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद पाकिस्तान का दिमाग और खराब होने वाला है, या पाकिस्तान कहीं सोच में पड़ना उसका तय है, क्योंकि सीमा रेखा के उस पार इतना पैसा शायद कभी एक साथ ही देखा गया हो। तो उनके लिए तो ये तस्वीरें हैरान करने वाली ही हैं। वहीं पाकिस्तान में फैले इस अयोध्या फोबिया को लेकर भारत की तरफ से क्या रिप्लाई दिया गया है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर जहां मुगल आक्रांताओं ने राम मंदिर को विध्वंस किया था, न्यायिक प्रक्रिया के बाद एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां धर्म ध्वजा फहराई गई है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान यही, इसके अलावा कोई काम नहीं रहा क्या इन लोगों को। भाड़ में गया पाकिस्तान। जब नंबर आया था पाकिस्तान के ऊपर कुछ करने का, तब कुछ करा नहीं, अब बातें करते रहते। ये पाकिस्तान चूंकि आर्थिक रूप से, उसके लॉ एंड ऑर्डर के रूप से हर प्रकार से गड़बड़ाया हुआ है और पाकिस्तान जहां तक उनकी सियासत भारत विरोध के साथ उनका चलता रहता है, वहां के नेताओं का जो निजी स्वार्थ रहता है, जिसके कारण हमको उन पर नहीं जाना ला रहा है, क्योंकि वो लोग दिन ब दिन डूबते जा रहे हैं। उसे कहते हैं वो भीख का कटोरा बन चुके हैं और हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और अब पहली अर्थव्यवस्था जल्द ही बनेंगे। तो नेचुरली है, कोई जो इंसान अपने टुकड़े करके देश के ये गया था तो उनको लगता था कि आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। अब जरा पाकिस्तान को आईना दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान आज भारतीय मुसलमानों का हितैषी बनने का नाटक कर रहा है और बाबरी के बहाने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसे ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी हैं, जो खुद अपने घर के बाहर भगवान श्री राम के नाम का पेड़ लगा रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए और ये पाकिस्तान को भी देखनी चाहिए तस्वीर। इकबाल अंसारी खुद बाबरी के पक्षकार थे, लेकिन जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई तो यही इकबाल अंसारी वहां एक भक्त की तरह भी पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद इकबाल अंसारी ने जो कुछ कहा है उसे पूरे पाकिस्तान में लाउड स्पीकर लगाकर सुनाया जाना चाहिए। अंसारी जी, अभी मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, भव्य दिव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, समारोह हुआ, कल आप भी वहां पर मौजूद थे, पूरा देश साक्षी था उस ध्वजारोहण समारोह का। पाकिस्तान में बौखलाहट है, उनका कहना है कि मुसलमान जो है भारत में उन पर अत्याचार हो रहा है। उनकी जो अलग अलग मंदिर के ऊपर बयान दे ही रहे हैं कि जो मस्जिद है उस पर भी विवादित बयान जो है वो दिया जा रहा है। 1992 में जो हुआ उसका जिक्र जो है वो पाकिस्तान करता है।
देखिए, हम तो अयोध्यावासी हैं और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमानों का भाईचारा भी है। कल का दिन झंडारोहण हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों से हुआ है। पूरा देश विदेश जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वज फहराया है। अच्छी बात है, हम भी साक्षी रहे। और हम ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते, लेकिन जो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में भाईचारा है, अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है। और अयोध्या में एक ऐसी नगरी है कि यहाँ हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है, सभी का सम्मान है। भारत पर आरोप लगाने वाला पाकिस्तान अगर अपने गिरेमां में झांक कर देखेगा तो उसे कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आएंगी जहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होना एक आम कहानी हो चुकी है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं के साथ क्या होता है पूरी दुनिया जानती है, तो वहीं पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर जो कुछ होता चला आ रहा है उससे पूरी दुनिया अब वाकिफ है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, और उस पर अब चुप्पी तोड़ने का समय भी आ चुका है, क्योंकि अब जो बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं वो बयान दिया है सिंध पाकिस्तान में क्लास 9th में पढ़ने वाली कुछ हिंदू बच्चियों ने, जिनका कहना है कि उन्हें डराया जाता है कि पहले मुसलमान बनकर आओ तब आपको स्कूल के अंदर घुसने दिया जाएगा। सुनिए उन बच्चियों को। नाला चेंज करें प्रोग्राम हुआ स्कूल सभी छोकरी हिस्सो वठो सब मैडम पार्टिसिपेट करेंगे ऐं मैडम असांखे चई की अवां नॉन मुस्लिम आहियूं अवां नात न पढ़ो। असां चई मैडम असांखे दिलि चई की असां हिस्सो वठूं न, चई न अगरि अवां हिस्सो वठिणो आहे त अवां पंहिंजा नाला चेंज करियो। सो त अवां हुते अवां स्टेज ते घुराईंदा, अवां नाला चांदनी रोशनी अवां नाला आहिनि माण्हुनि लाइ नॉन मुस्लिम। आपने पाकिस्तान के जिहादी जॉम्बीज का बयान सुन लिया। अब आपको पाकिस्तान के सिंध में बने अहमदपुर का एक लाइव टूर करवाते हैं, जहां आप ये देखेंगे कि एक हिंदू बहुल इलाका कैसे धीरे धीरे हिंदू मुक्त हो चुका है। यहाँ मंदिर हैं, लेकिन उनके नीचे पाकिस्तानियों ने मीट की दुकानें खोल दी हैं। हिंदू इलाके में ढूंढने पर भी एक हिंदू नजर नहीं आता। अब अगर UN ये तस्वीरें देख रहा है तो उनसे ये सवाल है कि इस इलाके के हिंदू आखिर कहाँ गए? हिंदू मंदिरों में पुजारी की जगह ये मौलवी कहां से आ गए हैं? तस्वीरों तो ये जो सामने आ रही है इसको लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए, जो कभी नहीं पूछा जाता है। हिंदुओं की यहाँ पे कोई नहीं रहता हिंदू यहाँ पे। ये है सीताराम मंदिर, आपको दिखाने वाले हैं। जो ये इसके दरमियान भी ओम भी लिखा हुआ है और हिंदी भी लिखी हुई है। ये पढ़ के कमेंट में बताएं कि क्या लिखा हुआ है। दरमियान में तो ओम लिखा हुआ है, इसके साइड में क्या लिखा हुआ है? सा फरान आया है। इस तरफ ये है चिकन शॉप है, ये मंदिर के नीचे ही चिकन शॉप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इस साइड पे भी, इधर भी हिंदी लिखी हुई है, ये भी हिंदी लिखी हुई है। तो तस्वीर आपने पाकिस्तान से देख ली, जहां पर हिंदू बहुल इलाका जो कभी हुआ करता था वहां हिंदू दिखाई ही नहीं दे रहे। इन सवालों का जवाब हमें आंकड़ों में भी मिलता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक सच दिखाते हैं। साल 1991 की बात करें तो भारत के अंदर हिंदू कुल आबादी 84% का था, जो 2011 में घटकर 89.8% हो गई। वहीं मुस्लिम जो साल 1991 में 9% थे, वो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गए। वहीं ईसाई और सिख की हिस्सेदारी में मामूली बदलाव नोट किया गया है। तो ये आंकड़े हैं। अब आपको पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं, जहां 1947 में 14.6% हिंदू थे, जो साल 2023 में घटकर 2.17% रह गए। मतलब भारत में मुस्लिम आबादी दोगुनी से ज्यादा हुई, तो वहीं पाकिस्तान में हिंदू आबादी 85% से ज्यादा घट गई है। तीसरा आंकड़ा देखिए, 1941 की जनगणना के मुताबिक सिंध की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 26.43% थी, जो साल 1951 में जनगणना जो हुई थी उसके मुताबिक जो प्रतिशत है उसमें गिरावट होकर 7.98% हो गई थी। मतलब पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू इलाकों में भी हिंदू संख्या तेजी से घट गई, वहां से पलायन हो गया। और पाकिस्तान के अंदर ये नफरत सिर्फ हिंदुओं के साथ ही नजर आती है, क्योंकि सिंध प्रांत में दूसरे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जैसे ईसाई और सिख भी रहते हैं, जहां साल 1941 में सिंध में ईसाई आबादी कुल 0.42% थी, जो साल 2023 तक 0.90% हुई है, यानी बढ़ी है। तो ये वो आंकड़ा है और यही वो सच है जिसे लेकर भारत ने अभी बीते दिनों पाकिस्तान को UN के अंदर जमकर लताड़ा भी था
और पाकिस्तान का ये जिहादी सच दुनिया के सामने रखा था। Mr. President, before I conclude, I would like to briefly address the baseless allegation raised by the delegate of Pakistan. The utter impunity with which Pakistan Army perpetrated heinous crimes of gross sexual violence against hundreds of thousands of women in erstwhile East Pakistan in 1971 is a matter of shameful record. This deplorable pattern continues unabated and with impunity to this day. Rampant abduction, trafficking, child early and forced marriages and domestic servitude, sexual violence and forced religious conversions of thousands of vulnerable women and girls as weapons of persecution towards religious and ethnic minority communities. देखिए, पाकिस्तान का जो ये जिहादी कैरेक्टर है अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है, क्योंकि तालिबान के साथ संबंध बिगड़ने के बाद पाकिस्तान अफगानियों पर भी जिहादी अटैक कर रहा है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जहाँ पाकिस्तान ने दशकों से पाकिस्तान में रह रहे अफगान नागरिकों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। उन्हें जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है और ये अफगान से लड़ाई शुरू होने के बाद हुआ है। جانشان در خطر است، نمیتونن به افغانستان برگردن، ولی چند دقیقه بعد دیگه همگی بایومتریک میشه، نوبت اتاق ما هم میرسه. और चलिए 3 तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं जहां पर कल रात इस्लामाबाद के अर्जेंटीना पार्क इलाके में पाकिस्तानी पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान कई अफगान प्रवासियों के साथ मारपीट की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया। इन लोगों में कई अफगान की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं। सबसे पहले इन महिलाओं को एक बस में कैद किया गया, उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने इनके साथ मारपीट की है। ये अपनी तकलीफ बता रही हैं, मदद मांग रही हैं। आपको 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। अफगानी महिलाएं लगातार मदद की गुहार लगाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को अपना जिहादी चेहरा पूरी तरह से दिखा दिया है। ये बयान सुनिए। And now police will come and take us to court and they will deport us. UN, please help me. Here situation is very bad. This is Dibak Rahman and now is few moments are left to deport us and now police will come and take us to court and they will deport us. UN, please help me. Here situation is very bad. यूएन से हेल्प की मांग कर रही है महिलाएं। पाकिस्तान आज अफगान महिलाओं के साथ जो कर रहा है, ऐसा वो पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ दशकों से करता आ रहा है। और यही वो वजह है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार में जब पाकिस्तान की बदस्तूर पिटाई शुरू हुई है तो उसे हर तस्वीर में खौफ नजर आने लगा है। और यही वजह है कि अब वो अयोध्या फोबिया का शिकार हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर के शिखर पर सूर्य तिलक से सुशोभित मंगल ध्वज फहरा रहा है। ये धर्म ध्वजा सनातन की मजबूत बाजुओं का एक प्रतीक चिन्ह है। लेकिन 22 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची इस धर्म ध्वजा को देख पाकिस्तान की चीख निकल रही है। 2 किलो 500 ग्राम वजनी इस धर्म ध्वजा की धमक पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है, जहां रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक सब अपना माथा पकड़े बैठे हैं। पाकिस्तान मारे घबराहट के यूएन को सुनाते और समझाते हुए लंबे चौड़े शिकायती पत्र लिख रहा है। हर बार की तरह आंसू धर्म के नाम पर निकले हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों का मौसमी रिश्तेदार बनकर एक बार फिर शाहबाज और मुनीर की जोड़ी लौट आई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करते हुए कहा गया है कि भारत में धर्म ध्वजा का फहराना एक संकेत है कि वहां मुसलमानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान के मुंह से निकले इन शब्दों को सबूतों के साथ चुप्पी के धरातल में धोया जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार के सैकड़ों सबूत जिंदा हैं। पाकिस्तान की कुल जीडीपी से ज्यादा भारत में मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। पाकिस्तान में राशन के कुल भंडारण से ज्यादा भारत में मुसलमानों को सरकारी योजना का राशन मिलता है। पाकिस्तान में कोई शर्मा वर्मा या कुशवाहा कभी वहां का सुपरस्टार या राष्ट्रपति नहीं बन सकता, लेकिन भारत में एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर शाहरुख और सलमान इसके प्रामाणिक सबूत हैं।
इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमानों की चिंता ठीक वैसी ही है जैसे कोई ड्रग डीलर किसी को नशे के ऊपर निबंध लिखने की सीख दे रहा हो। पाकिस्तान को अयोध्या फोबिया हो चुका है, लेकिन उसकी इस नई बीमारी का इलाज भी भारत के पास मौजूद है। लेकिन तब तक के लिए पाकिस्तान में सनातन के इस धर्म ध्वज पर अखंड विलाप जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान जो आज इंसानियत की बात कर रहा है, उसका असली कैरेक्टर क्या है वो इस तस्वीर के जरिए आपको जरा दिखाते हैं और समझाते हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां आतंकी अपने कॉल सेंटर खोल रहे हैं। तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं, जहां हाफिज सईद ने आतंकियों की भर्ती के लिए कॉल सेंटर खोल दिया है। अभी तक बातों में फंसाने के लिए ट्रेनिंग कैंप में बुलाया करते थे, अब कॉल कर करके कस्टमर केयर की तरह जिहादी बातों में फंसाएंगे, जन्नत वाला फॉर्मूला बेचेंगे और गरीबी से निकालने का एक तरह से प्रलोभन देंगे। अब इसके लिए बाकायदा कॉल सेंटर खोल लिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसमें आपको आतंकी दिखाई भी दे रहा है कसूरी। और समझिए, इस तस्वीर के जरिए अब जो पाकिस्तानी युवा हैं उन्हें फिर से जिहाद में फंसाने की तैयारी हो गई है। खैर, पाकिस्तान जितने भी कॉल सेंटर क्यों ना खोल ले, उसकी हर कॉल हैंग करने के लिए भारत तैयार है। और इसी कड़ी में आज भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जहां कंचक में आज हर पाकिस्तानी जिहादी की धरपकड़ के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ जो है साझा सर्च अभियान चला रहे हैं। ये अभियान आगामी सर्दी से पहले पाकिस्तान की किसी भी घुसपैठ की साजिश को नाकाम करने के लिए है। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काना चेक सेक्टर में मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ बीएसएफ जो है एक साझा अभियान चला रही है, जिसकी तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं। खासतौर पर पानी से सटे इलाकों पर जो रिवराइंस हैं वहां पर ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि इस पूरे इलाके में, क्योंकि खतरा रहता है कि पानी के इलाके से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर सकता है, तो उसे जो है वो विफल किया जाए। लगातार तस्वीरें जो हैं वो यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और उसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहां पर पूरे इलाके को जो है खंगाल रही है। यहां पर अगर आपको तस्वीरें आंसू दिखाएं तो सरकंडा जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए पूरे यहां पर इलाके को खंगाला जा रहा है। वहीं एक तरफ भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, हर मोर्चे पर तैयार है, तो अयोध्या फोबिया में डूबे पाकिस्तान के लिए राम प्रहार का एक और सरप्राइज गिफ्ट भी तैयार है। ये बयान सुन लीजिए। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। तो एक तरफ तो पाकिस्तान अयोध्या फोबिया में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को मारने की साजिशें चल रही हैं। ऐसा हम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह की बातें फैली हुई हैं। अफगानी मीडिया के हवाले कहा जा रहा है कि शायद इमरान को जेल के अंदर निपटाने का प्लान तैयार कर लिया गया है, और यही वजह है कि अब रावलपिंडी के अंदर खुलकर मुनीर वर्सेस इमरान का गेम शुरू हो चुका है। क्या पाकिस्तान के अंदर अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान 5 पीसेस में बंटने जा रहा है? क्योंकि इमरान खान को लेकर देखिए कैसे सड़कों पर पीटीआई कार्यकर्ता उतर आए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बारूद की ढेर पर बैठा है पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है। डरना डरना का नारा लग चुका है, जीना होगा मरना। अब इमरान खान को लेकर इस तरह के कंफ्यूजन की वजह क्या है? ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं डिटेल में। दरअसल अफगानी मीडिया की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट है, पाकिस्तानी सरकार ने इसे पूरी तरह झूठ बताया। सोशल मीडिया पर अफवाहें ऐसे में तेज हो गई हैं। जो उनकी बहनें हैं उनको जेल में मिलने से रोका गया। इमरान खान की बहनों को पीटीआई कार्यकर्ता अदियाला जेल के बाहर कैसे धरने पर बैठे थे, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से लगातार जेल में है। वर्तमान में अदियाला जेल
रावलपिंडी में बंद हैं और दर्जनों मुकदमों का सामना कर रहे हैं। 2019 में इमरान ने मुनीर को आईएसआई चीफ पद से हटा दिया था। मुनीर पर अक्सर बदले की कार्रवाई का भी आरोप लगता रहा है। मुनीर को डर है कि रिहाई से सेना की साख को नुकसान पहुंचेगा और इमरान खान का राजनीतिक प्रभाव अभी बहुत बड़ा है। 2024 चुनावों में पीटीआई सपोर्टेड उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। रिंगिंग के बावजूद पीटीआई की लोकप्रियता बरकरार रही। शाहबाज सरकार को डर है कि रिहा हुए तो सत्ता चली जाएगी। सेना, शाहबाज और उनके गठजोड़ से इमरान को सत्ता से दूर रखने की कोशिश हो रही है और एक तरह से इसे राजनीतिक प्रतिशोध माना जा रहा है कि ये जबरन प्रतिशोध लेने की कोशिश है। उन्हें डर है कि इमरान की हत्या हो सकती है, जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही है। इमरान खान को जेल में निपटाने का प्लान बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज को लेकर भी शाहबाज के अंदर कंफ्यूजन नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जहां पंजाब में उन्होंने खुद का ही झंडा लगा दिया था, तो वहीं अब वो मुनीर की तरफ इशारा करते हुए कह रही हैं कि अगर खुद के लोगों पर ही हमला करोगे तो इसका अंजाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उनका बयान सुन लीजिए आप। इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जेल के बाहर डटी उनकी बहन नूरीन नियाजी ने कहा कि बिना भाई से मुलाकात किए हम नहीं जाने वाले। अगर कुछ गलत किया तो कोई नहीं बचेगा। प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी सुबह से यहाँ ये मौजूद है ना, कोई इनकी मुलाकात 3-4 हफ्तों से इमरान खान सबसे नहीं करवाई जा रही। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि अपना ये पुरअमन जो प्रोटेस्ट है ये कब तक जारी रखेंगी। शदीद सर्दी भी है, कारकुनान भी चार्ज है, अपनी मदद आपके तहत सारे आए हुए और आपके साथ सारे यकजहती कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, हम सब यहाँ खड़े हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी खड़े हैं। चाहे कल खैर तक होए, परसों होए, अगले मंगल तक होए, हम यही बैठे हैं। हमने देखा कि पिछले मंगल को जो है नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ पेश आया था, उसको कैसे देखती हैं? आज पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं की अब तक? नहीं, पुलिस को एक ही दफा इतनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही हमें, क्योंकि अल्लामा नासिर बैठे हैं और अल्लामा नासिर आपको पता है कि बहुत ही बाइज्जत इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, अल्लामा है दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, तो इसलिए हमें कुछ नहीं अभी कह रहे। अब ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात? जी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे हैं। और अगर इन्होंने कुछ ज्यादा किया, आज तो आपको पता है मेरे साथ बहुत सारे मेरे मुहाफिज आए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो छोड़ेंगे। अगर किसी ने आज कुछ किया तो कोई नहीं बचेगा। लास्ट खान साहब से मुलाकात आपकी कब हुई थी और इमरान साहब ने क्या मैसेज दिया था? इमरान खान ने तो यही कहा था पुरअमन रहो, लेकिन इमरान खान को नहीं पता कि अमन खत्म हो चुका है, अब पुरअमन रहने का वक्त खत्म हो गया है। तो लेकिन इमरान खान को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है ना। तो देखिए इंशाअल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये जालिम है ये बचेगा। अब इनका आखिरी वक्त है। और मैंने कोई नजूमियों को भी सुना, वो कह रहे थे कि ये जो तारीखें हैं ना 29 और 7, इसी में इनका काम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगी। लास्ट में कोई वर्कर्स को जो ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मैसेज देना चाहे? ओवरसीज को तो यही कहेंगे कि उनकी वो बहुत ताकत है पीटीआई की, वो तो है ही हमारे साथ। और बाकी जो वर्कर्स हैं वो बेचारे तो देखें सब हमारे साथ है। बहुत, मैं कहती हूँ इमरान खान ने बहुत अच्छी पार्टी बनाई है, जिसमें जो वर्कर है वो बहुत ट्रेंड और मतलब सही वर्कर है। वो बिरयानी खाने नहीं आता, वो खाना खाने नहीं आते, वो सही इमरान खान की ट्रेंड ताकत एक आर्मी है, फौज है। ये इमरान खान की जो नजरिए पे है ना, वो एक फौज है इमरान खान की, जो इनको हमेशा तकलीफ देगी। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से, जहां तहरीक इंसाफ ने बड़ा दावा किया है कि इमरान खान की बहन को हिरासत में ले लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान अलीमा खान को हिरासत में लिया गया है। इमरान से मिलने के लिए प्रदर्शन कर रही थी और जानकारी मिल रही है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान में मनमानी चल रही है। इमरान की बहन अलीमा जो प्रदर्शन कर रही थी अदयाला जेल के बाहर, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब दिल्ली ब्लास्ट की कर लेते हैं, जहां जांच में अब नया खुलासा हो चुका है। हर दिन नए चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, नई गिरफ्तारियां हो रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस टेरर मॉड्यूल की जड़ तक पहुंच चुकी हैं। आतंकी उमर को लेकर कई चौंकाने वाले राज सामने आ गए हैं।
किस तरह से खुलासा हुआ है, पूरी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आतंकी उमर उन नबी को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। फरीदाबाद से पकड़े गए मॉड्यूल के अन्य डॉक्टर से जब पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। इसमें यह पता चला कि उमर आतंकी बुरहान वानी की मौत का बदला लेना चाहता था। और इतना ही नहीं, उमर का ऑपरेशन अमीर भी डिकोड कर लिया गया है। कैसे डिकोड हुआ है, पूरी डिटेल इस पर भी हम आपको देते हैं, क्योंकि आतंकी उमर को लेकर जांच एजेंसियों ने और भी कई जानकारियां दी हैं। क्या कुछ खुलासे हुए, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बता देते हैं। आतंकी उमर पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऑपरेशन अमीर पर काम कर रहा था उमर ने चीनी भाषा में सीक्रेट ग्रुप बनाया हुआ था। सभी नाम, मैसेज और निर्देश चीनी लैंग्वेज में ही दिए जाते थे। हथियार, विस्फोटक बनाना सब उमर का दिमाग था। उमर के सूटकेस में बम बनाने का सामान भी मिला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश इसने रची थी। उमर आतंकी हमले का टेक्निकल मास्टरमाइंड था। हर सलाह एक लाइन में खत्म कर देता था, ज्यादा सवाल जवाब नहीं लेता था। बस ये कहता था कि यह धर्म का काम है, सवाल सही नहीं है। मॉड्यूल का हर सदस्य उमर को ही ऐसे में सही मानता था, क्योंकि वो एक सवाल के बाद दूसरे सवाल का जवाब ही नहीं देता था। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और गिरफ्तारी कर ली है। आतंकी उमर को पनाह देने वाले शोएब की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसको शिकंजे में ले लिया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। शोएब ने न सिर्फ उमर को शरण दी, बल्कि उसे लॉजिस्टिक और जरूरी संसाधन भी मुहैया कराए, जिससे आतंकी हमले को आसानी से अंजाम दिया जा सके। यानी पूरी तरह से शोएब इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था। पूछताछ में आतंकी मुजम्मिल और शाहीन ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोनों ने बताया है कि पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से जो विस्फोटक बरामद किए, उनका कुछ हिस्सा बॉम्बर डॉक्टर उमर उन नबी जम्मू कश्मीर ले जाना चाहता था। उसकी योजना वहां भी कुछ बड़ा करने की थी। इतना ही नहीं, उमर खुद को अमीर कहता था, काबिल समझता था। उसे 9 से ज्यादा भाषाएं आती थी, जो अब जानकारी हाथ लगी है। उमर को कौन कौन सी भाषाएं आती थी, चलिए आपको फटाफट बता देते हैं, क्योंकि इन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल वो कम्युनिकेशन में किया करता था। हिंदी तो उसे आती ही थी, इसके अलावा उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रेंच और चीनी का इस्तेमाल करता था बातचीत करने के लिए। चीनी भाषा में चैट में ये मैसेज भेजा करता था, जिससे कि अगर किसी और के हाथ फोन लग भी जाए तो वो ये बात समझ ही ना पाए कि किसने ये मैसेज भेजा है। उमर के फोन से भी चीनी चैट्स मिली हैं भाषा में। उसने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था, जिसमें आतंक की क्लास चलती थी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा सबसे बड़ा सबूत भी सामने आया है। रिपब्लिक भारत के पास आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट है। ये चैट देखिए, इसमें आदिल पैसों की मांग कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने के लिए किया गया होगा। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। बार बार लिखा हुआ है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। आतंकी आदिल की इस चैट में क्या क्या लिखा है, आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। इसमें लिखा है, आतंकी ने 5 सितंबर 2025 को लिखा है, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपको बहुत मदद होगी, पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ही अकाउंट में डाल देना सर, जो मैंने पहले अकाउंट दिया था। पहली चैट 6 तारीख को फिर मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग सर, आप कर दीजिए, आपका आभार रहेगा, यानी एक तरह से रिमाइंडर देता है। 7 तारीख को फिर करता है मैसेज कि सर सैलरी जल्दी से जल्दी चाहिए, पैसे चाहिए प्लीज, आपकी बहुत मदद होगी। 9 तारीख को फिर मैसेज करता है कि प्लीज कल कर दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है सर। आदिल ने उमर को 8 लाख रुपए दिए थे और दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख रुपयों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें लगता है कि आदिल की तरफ से 8 लाख उमर को मदद के तौर पर दिए गए थे। तो ये जानकारियां जो सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि कैसे पूरा मॉड्यूल ये चल रहा था और पैसों से सेल्फ एक तरह से पैसे दिए जा रहे थे, जिससे कि घटना को अंजाम दिया जा सके। आतंकी आदिल की चैट में क्या खुलासा हुआ है, वो कैसे आतंकी उमर की मदद कर रहा था, हमारे संवाददाता की एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। के हाथ एक अहम सुराग लगे हैं। दरअसल ये व्हाट्सएप चैट आतंकी आदिल की बताई जा रही है और ये चैट 5 से 9 सितंबर के बीच की है। इस व्हाट्सएप चैट को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आदिल पैसों को लेकर कितना डेस्परेट नजर आ रहा है। आदिल बार बार पैसों की मांग कर रहा है, कई जगह वो सैलरी का जिक्र कर रहा है और ये व्हाट्सएप चैट्स अब जांच एजेंसियों ने रिट्रीव की है। ये तमाम जो चैट्स है उनको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इन व्हाट्सएप चैट्स में लगातार, चाहे वो 5 सितंबर का हो, 6 सितंबर का हो या 7 या 9, हर एक चैट में आदिल बार बार पैसों की बात करता हुआ नजर आ रहा है और वो बोल रहा है कि उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन पैसों का इस्तेमाल क्या दिल्ली धमाके में किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि इन सभी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ने तकरीबन 26 लाख रुपए इकट्ठे किए। इसमें से 8 लाख रुपए आदिल ने दिए। जिन पैसों का जिक्र बार बार आदिल इन व्हाट्सएप चैट में कर रहा है, जांच एजेंसी दरअसल ये पता करने की फिराक में है कि क्या वो पैसे उस 8 लाख
लाख में शामिल थे, जो कि 26 लाख इन सभी डॉक्टर्स ने इकट्ठे किए थे दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए। और यही व्हाट्सएप चैट अब अहम सबूत भी जांच एजेंसियों के लिए बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों के रडार पर है। ऐसे में आज कई टीमों ने अल-फलाह के सारे पेपर्स की जांच भी की है। अल-फलाह पहुंची थी यहां टीमें और जांच की। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा बल टेरर मॉड्यूल को लेकर यहां पर्दाफाश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अल-फलाह जांच एजेंसियों के रडार पर है, वहां क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी चर्चा का विषय रही। और अगर आपको बता दें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सटे जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी आसपास के गांव हैं, वहां पर लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। हरियाणा पुलिस लगातार लोगों के कागजात चेक कर रही है। आसपास आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो मेडिकल की शॉप है वहाँ पर भी पूछताछ कर रही है कि कोई भी किसी को भी किसी तरीके का क्या सुराग है, क्योंकि कल एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर एनआईए की टीम जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची हुई थी। हर जगह उसको निशानदेही उससे पूछी कि किस तरीके से किस रूम में रहता था, किससे कांटेक्ट में था, कहां से विस्फोटक लाया गया अंदर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर और किस रूम में रखा गया। आसपास के इलाकों में उसको लेकर गई। करीब 4 घंटे तक एनआईए की टीम जो है वो लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास के एरियाज में मुजम्मिल को घुमाती रही। शोएब की आज गिरफ्तारी हुई है। शोएब वो है जिसने उमर नबी की सबसे ज्यादा मदद की है, यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो शोएब ने की है। 7वीं गिरफ्तारी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर शोएब की हुई है। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस साजिश का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है। कैसे बम बनाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर से लेकर पिसी हुई चीनी तक का इस्तेमाल किया गया, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। आतंकियों का सबसे बड़ा कबूलनामा। उमर करने वाला था और बड़ा धमाका। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का टेरर प्लान। लास्ट का क्या था चीनी नेल पॉलिश कनेक्शन। नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले की जांच में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अब पता चला है कि यह धमाका आधे तैयार आईईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से हुआ था। इस विस्फोट को तैयार करने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी जैसी आम चीजों का इस्तेमाल किया गया था। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुजम्मिल ने उमर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया कि उमर खुद को एक राजकुमार की तरह रखता था, साथ ही आईसिस की आइडियोलॉजी को फॉलो बहुत तेजी से उमर किया करता था। इसलिए क्योंकि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप उमर ने बनाए जो कि अलग अलग भाषाओं में थे और उसमें मात्र 5 लोग ही शामिल होते थे, जिसमें मुजम्मिल, शाहीन, इरफान, आदिली जो उमर के ग्रुप में रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया लाल किले ब्लास्ट में, उसको लेकर जो मुजम्मिल से जानकारी मिली कि उमर ने उस ब्लास्ट के अंदर नेल पेंट रिमूवर का भी इस्तेमाल किया। यानी मामूली चीजें जो आसानी से उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करके ये विस्फोट किया गया है। लगातार इस खबर पर बने हुए रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।